जी हाँ। और 12 मई 2020 की अगर मैं बात करूँ तो हमारे प्रधानमंत्री कोरोना काल के दौरान जब भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, उसी समय टीवी स्क्रीन पर आए और 20 लाख करोड़ का एक पैकेज लेकर आए। उस पैकेज का उद्देश्य था 130 करोड़ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का। इसी उद्देश्य के साथ घोषणा हुई आत्मनिर्भर भारत मई 2020 की अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रधानमंत्री कोरोना काल के दौरान जब भारत में कोरोना का संक्रमण है, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाएगा, टीवी स्क्रीन पर आए तो में आत्मनिर्भर भारत की स्थापना हो सकती है, लेकर आए। उस पैकेज का उद्देश्य था 130 करोड़ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ जो गेस्ट आत्मनिर्भर भारत मई 2020 की अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रधानमंत्री लखनऊ में हैं भारत के दौरान जब भारत में कोरोना का संक्रमण है, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाएगा, टीवी स्क्रीन पर में आए हुए छात्र राजीव भारत में कोरोना हो सकती है। साल में कितनी चुनौतियां आई हैं भारत सरकार के सामने या हम भारत सरकार की अभी बात नहीं करते हैं, हम भारत की बात करते हैं। एकदम से कोविड-19 आया, सब कुछ उथल-पुथल करके उसने रख दिया। सबके रोजगार लगभग खत्म हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए, कुछ घरों के दिए बुझ गए, कुछ घरों के रोजगार छिन गए। बहुत कुछ बदल दिया भारत में। साल में कितनी चुनौतियां आई हैं भारत सरकार के सामने या हम भारत सरकार की भी बात नहीं करते हैं, हम भारत की बात करते हैं। एकदम से कोविड-19 आया, सब कुछ उथल-पुथल करके उसने रख दिया। जो प्रधानमंत्री का सबके रोजगार लगभग खत्म हो गए, किस तरह से साकार हो सकता है? बेरोजगार हो गए, देखिए बिल्कुल कुछ घरों के कोरोना के दिए समय बुझ में गए, इसमें कुछ कोई घरों दो के राय नहीं रोजगार है छिन कि गए। बहुत देश कुछ को बदल दिया एक भारत में। साल में कितनी अनचाही चुनौतियां और आई हैं भारत उसमें सरकार के आपदा सामने को हम झेलना पड़ा भारत सरकार की भी बात नहीं और करते हैं, हम जिसको हम भारत की बात चाहकर करते हैं। एकदम से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर आया, भी सब कुछ उथल-पुथल कोशिश करने के बावजूद भी ये लड़ाई लड़ी जा रही खत्म हो है, गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजदूर और बेरोजगार हो इसमें गए, सबसे बड़ा देखिए बिल्कुल कुछ घरों कोरोना के जो दिए समस्या है, बुझ सबसे गए, बड़े जो चैलेंज कुछ कोई घरों दो के राय नहीं है, रोजगार वो छिन यही गए। है ज्योति जी कि इस बहुत देश कुछ को बदल दिया सिर्फ भारत में। हमारे पास साल में प्रकाशन कितनी के अलावा और चुनौतियां आई कोई हैं भारत खास सरकार के आपदा सामने को हम झेलना भारत पड़ा की बात और नहीं जब करते तक हैं, इसकी हम वैक्सीन भारत नहीं की आ बात जाती करते हैं। तब तक हम एकदम से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना चाहकर आया, भी सब कुछ ना उथल-पुथल कोशिश करके करने के जो बावजूद प्रधानमंत्री साथ का साथ लड़ाई रोजगार आपसे आगे लगभग खत्म हो सर्वाइव गए, करना है मजदूर और बेरोजगार हो इसमें गए, सबसे बड़ा कुछ बिल्कुल घरों के कोरोना की दिए समस्या है, बुझ सबसे गए, बड़े जो चैलेंज कुछ घरों बता के रहा है रोजगार वो छिन यही गए। है ज्योति जी की इस बहुत देश कुछ को बदल दिया सिर्फ भारत हमारे में। पास साल में प्रकाशन कितनी के अलावा और चुनौतियां आई कोई हैं भारत खास सरकार के आपदा सामने को हम झेलना भारत पड़ा की और बात नहीं जब करते तक हैं, इसकी हम वैक्सीन भारत नहीं की आ बात जाती करते हैं। तब तक हम एकदम कोई से दो राय नहीं है कोरोना चाहकर आया, भी सब कुछ ना उथल-पुथल कोशिश करके करने के जो बावजूद प्रधानमंत्री साथ का साथ लड़ाई रोजगार आपसे लगभग आगे खत्म हो सर्वाइव गए, जिस तरह की समस्याएं आई मजदूर हैं और बेरोजगार हो इसमें गए, सबसे बड़ा देखिए कुछ बिल्कुल घरों कोरोना के का दिए समय बुझ है, गए, सबसे बड़े जो चैलेंज कुछ घरों बता के रहा है रोजगार वो छिन यही गए। है ज्योति जी की इस बहुत देश कुछ को बदल दिया सिर्फ भारत हमारे में। पास साल प्रकाशन में के अलावा और कितनी कोई चुनौतियां आई हैं खास भारत सरकार के आपदा सामने को हम झेलना भारत पड़ा की जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक आपका कोई दो राय नहीं है।
कम अगर आप 1857 से देखें तो करीब 80-90 साल लोगों ने लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी। तो हमें उसी तरीके से आज कोरोना से भी लड़ाई चल रही है। मुगलों के समय में भी जब धर्मांतरण कराया जा रहा था, जो मुगल शासक थे वो जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, हमारे राष्ट्र पे जजिया कर या इस तरह के जो टैक्स लगाए जा रहे थे, निश्चित निश्चित उस समय रूप भी से लोगों ने ऐसे लड़ाई देखिए लड़ी। कि हमने भारत का एक बहुत सुनहरा समय भी देखा है। हमने भारत का एक वो समय भी देखा है जब स्थितियां बदली, मुगलों का शासनकाल आया। आज भी हम समय देख रहे हैं। आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जनता के हाथ में सत्ता है निश्चित तौर पर। लेकिन अभी आपने कहा कि आज सबसे पहली जो जरूरत है वो जिंदा रहने की है, खुद को बचाने की। लगाए जा तो रहे ऐसे स्थिति में उस समय भी लोगों ने लड़ाई लड़ी। हमने भारत का एक नहीं बहुत देखिए, सुनहरा आत्मनिर्भर हमें आप अगर कोरोना के समय ही देखें देखा है तो जब कोरोना के स्थितियां समय बदली, में मुगलों का लोग शासनकाल आया। स्वावलंबन पहले से है जो महात्मा गांधी जी देकर गए हैं, और उसी स्वावलंबन के सहारे लोग आत्मनिर्भर कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर होने से पहले आपको स्वावलंबन को अपनाना होगा। अगर आप के अंदर स्वावलंबन नहीं होगा उस समय भी लोगों ने लड़ाई के लड़ी। अंदर अटूट स्वावलंबन, देखिए आत्मनिर्भर स्वावलंबन के मामले में कोरोना के समय देखिए कि कोरोना की जो ये कोरोना के लड़ाई समय थी, में सरकार से ज्यादा लोगों स्वावलंबन पहले से है जो महात्मा गांधी जी देकर गए हैं, जो और उसी स्वावलंबन के सहारे जो लोग आत्मनिर्भर कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर होने से पहले यही भारत का स्वावलंबन करिए। इस तरह हम लोग सिर्फ सरकार के सहारे नहीं बैठे। उस समय भी हमेशा जब आपत्ति आती अटूट स्वावलंबन, देखिए आत्मनिर्भर कोरोना के समय उत्तर प्रदेश से न जाने कितने लोगों ने लड़ाई बड़ा राशन दवाई सरकार से ज्यादा लोगों स्वावलंबन पहले से है ये हमेशा स्वावलंबन रहा है, और उसी यही हमारी आत्मनिर्भर होने कोरोना की लड़ाई के समय भी सरकार से जितनी उत्तर प्रदेश में अभी हम सिर्फ 9 लाख कुछ टेस्टिंग आज हो पाई, आज तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं, भारत स्वावलंबी है। और कोरोना को लेकर जो शुरुआत में डर था और जो ये लॉकडाउन है, देखिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा, उसका भ्रामक प्रचार करने की कोशिश की गई कि सिर्फ लॉकडाउन विकल्प नहीं, और लौट के सरकार को उसी पर आना पड़ा है, उस लॉकडाउन को समाप्त करना पड़ा। ये जरूर मैं कहूंगा कि सरकार के कुछ अदूरदर्शी निर्णय थे जिनकी वजह से इतनी समस्याएं हुई। और शायद अगर हम इतना अदूरदर्शी निर्णय न लेते या लोगों की राय ले लेते, उन लोगों में मजदूर संगठन भी हो सकते थे, उद्योग संगठन भी हो सकते थे, या दूसरे अन्य जो सामाजिक संगठन वो हो सकते थे, और जो चिकित्सीय परामर्श है वो हो सकते थे। अगर उनको लेते तो हो सकता है कि हम इससे कोरोना से जो लड़ाई है वो और प्रभावी ढंग से लड़ पाते। लेकिन फिर भी देश के लोग बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभिषेक जी आप पर आएंगे। अंशु जी ने अभी कहा कि शायद उतनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने या देश की सरकार ने लड़ाई नहीं लड़ी। बहुत सारे मजदूरों को निश्चित रूप से पैदल अपने घर की तरफ जाना पड़ा। कहीं ना कहीं तैयारी भारत सरकार की नहीं दिखी उनके हिसाब से। ऐसे में अगर हम बात करें 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो भारत में आत्मनिर्भरता के लिए आया है, तो कितना सार्थक लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी की ये घोषणा या भारत सरकार की ये घोषणा? देखिए ज्योति जी, अभी हम सुन रहे थे मुझसे पूर्व के जो वक्ता श्री अंशु अवस्थी जी थे, उनका विचार मैंने बहुत गहरे पूर्वक सुना, और सभी जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी अतिथि, उन सबने भी सुना है। तो एक बार को मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्या कहते हैं, अंशु अवस्थी जी का अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उनके दल की विचारधारा है जिससे प्रेरित होते हुए अपना वक्तव्य इस परिचर्चा में दे रहे हैं, उसमें मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। लेकिन देखिए, जितना 2020 जो कि हम जानते हैं घटना का वर्ष रहा है, और 2020 घटना के वर्ष में जितनी प्रभावशाली तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस घटना के वर्ष को
अवसर में बदला है, ये जो आपदा है अवसर में बदली गई है, ये सिर्फ हमारी सरकार ने ही करके दिखाया है। आप देखिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जितने प्रभावी कदम हमारी सरकार ने लिए हैं, इतने शायद संभवतः विश्व भर में सैकड़ों लोकतंत्र हैं, उनमें से कहीं भी ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया है। आप देखिए जहाँ पर एक आपदा आ जाती है, जहाँ पर एक जब लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उस समय भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने सारे मुख्यमंत्री को साथ लेके समय-समय पे बातचीत करते रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने भी बहुत प्रभावशाली 135 करोड़ देश की जनता है और हमारे पास जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, वो 25 करोड़ से अधिक है, जो कि अगल-बगल के अगर देश में हम देखें पड़ोसी देश हैं, उनकी कुल जनसंख्या से हमारा भारत प्रदेश में जनसंख्या है और उनके पास जो संसाधन उपलब्ध नहीं थे, जितने कम समय में हमारी सरकारों ने प्रभावी कदम उठाते हुए ये सब संसाधन जुटाए हैं, वो वाक़ई में काबिल तारीफ़ है और जनता में इनकी बहुत प्रशंसा भी हो रही है। चौक-चौराहे और चौपाल में ये बात आप सुनने में आती है कि यदि मोदी जी की सरकार नहीं होती और योगी जी की सरकार नहीं होती, तो शायद संभवतः जो है ये जो विकराल स्थिति होती, उसका जो भयावहता का आकलन है, वह लोगों की समझ से भी परे है। लोग इसे सराह रहे हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करूँ अगर मैं, तो देखिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो नौजवान से लेके किसान तक सभी के लिए लाभकारी है और सभी को सर्वस्पर्शी पैकेज है वो। उसमें आप किसी को भी किसी एक चाहे नियोक्ता हो, चाहे नियोजनकर्ता हो, चाहे देश के अंदर कल कारखाने वाले लोग हों, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। यदि कोई किराए पे मकान लेने वाला है या मकान देने वाला है, उन्हें भी हमने उसमें जो समाहित किया है। सरकार ने किसानों के लिए प्रभावी कदम भी उठाए हैं। अभिषेक जी एक चीज और इसमें मैं ऐड करूंगी कि ठीक है, घोषणा हुई, एक बड़े पैकेज की घोषणा हुई, लेकिन उस पैकेज को आप धरातल पे किस प्रकार उतारेंगे? सिर्फ घोषणा कर देने से और राजस्व को अपने पास रख देने से वो चीज तो साकार नहीं होगा ना, वो सपना तो साकार नहीं होगा। उसको मूर्त रूप देने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मैं ज्योति जी देखिए उस पर भी आ रहा हूँ। 20 लाख करोड़ का यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की घोषणा करी। 20 लाख करोड़ की घोषणा थी और घोषणा ही नहीं, इसे अंगीकृत करने के लिए बैंकों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो नए उद्यमी हैं, जो उद्योग बंधु हैं, जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें कई मायनों में बैंक ऋण उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही बैंक ऋण उपलब्ध कराने के साथ-साथ बैंकों पर भी हमारी सरकार की नज़र है कि वो कहीं भी इस योजना का दुरुपयोग ना करें, कहीं भी इस योजना का जो है क्या नाम है, कहीं इस तरीके से कहीं वो ऐसा ना कर दें कि हमारी सरकार से योजना चली है और जैसा कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी कहा करते देश के हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, वो कहा करते थे कि 1 रुपया चलता है और क्या नाम है नीचे तक पहुँचते-पहुँचते 10 पैसे रह जाता है। और इस सरकार में देखिए जो भी लाभ मिलता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डीबीटीएल के माध्यम से लगातार मिल रहा है। जो भी लाभार्थी हैं, चाहे वो ऋण के लाभार्थी हों, चाहे वह अन्य योजनाओं के लाभार्थी हों, चाहे किसी भी प्रकार के लाभार्थी हों, चाहे नौजवान हो, किसान हो, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, वो लगातार डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मिल रही है। नौजवानों को जो ऋण मिल रहा है रोजगार के लिए अलग-अलग तरीके के मुद्रा लोन आदि, उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मिली है। और जी, बैंकों जी, के ऊपर लगातार हमारी सरकार शिकंजा बनाए हुए है, लगातार सरकार हमारी नज़र बनाए हुए है। जी। वो सब योगी जी की और हमारे मोदी जी की जितनी भी योजनाएँ हैं, उनको अंगीकृत करने के लिए हमारे अधिकारी, प्रशासनिक लोग और हमारे नेतागण सब लोग लगातार लगे हुए हैं, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। देश की जनता में अभिषेक जी मैं एक प्रश्न राजीव जी से लूँगी। राजीव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। जी, राजीव जी आपने अंशु अवस्थी जी की बात सुनी? उनका कहना ये है कि कहीं न कहीं राय मशवरा करने में थोड़ी-सी दिक्कत आई भारत सरकार को। उन्होंने उद्योग व्यापार मंडल से डिस्कस नहीं करा, उन्होंने आम जनता से बात नहीं करी, कम्युनिकेशन कहीं न कहीं टूटा। ये कहना है अंशु अवस्थी जी का। दूसरी तरफ अभिषेक जी का ये कहना है कि उन्होंने बेहतर तरीके से काम किया और हर सभी वर्गों को साथ लेके चले, एक मोटे पैकेज की घोषणा कर डाली। अब सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राजीव जी, आप व्यापार मंडल से जुड़े हैं, कई सालों से जुड़े हैं। आपका दृष्टिकोण क्या है जो भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई है स्वावलंबी भारत के लिए और इतने मोटे पैकेज पे, तो व्यापार मंडल क्या सोचता है, व्यापारी क्या सोचते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण रीढ़ है?
देखिए ज्योति जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, हमारे जो पहले दो वक्ता बोल चुके हैं, मेरी थोड़ी बात लंबी होगी क्योंकि ऐसा टॉपिक देश का टॉपिक है, तो देश भी काफी बड़ा है और इस टाइम देश संकट में है। देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। 20 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, इसका इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? ठीक है, देखिए बहुत सारी बातें हैं। व्यापार से देश चलता है, देश से व्यापार नहीं चलेगा। अगर ये इनका कहना है कि देश से व्यापार चलेगा तो ये इनकी भूल है। व्यापार से देश चलेगा। आज क्या हो रहा है, पेट्रोल और डीजल के टैक्स बढ़ा देने से देश नहीं चलेगा। देश चलाने के लिए इनको व्यापारी को, मिलर्स को और जो जो संसाधन पैसे आने के हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। पूंजी व्यापारी जो आज परेशान है, आज बिल्कुल आत्महत्या करने की कगार पे आ गया है व्यापारी, वो चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे मध्यम व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो। आज पोजीशन उसकी इतनी खराब हो गई है। और अभी देखिए एक माननीय प्रधान, देखिए मैं कोई देश प्रधानमंत्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं केवल अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं खाली अपनी बात रख रहा हूँ कि कुछ सुझाव ऐसे लेने चाहिए। आपने भी कहा ना, व्यापार मंडल से सुझाव लेना चाहिए। कुछ ऐसे लोगों को बुला के, चाहे प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हम लोग तो छोटा, वो बड़ी बात होगी, तो कुछ ऐसे लोगों को बुला के, ऐसे चाहे मुख्यमंत्री जी किसी को अपॉइंट कर दें, चाहे मुख्य सचिव जी को अपॉइंट कर दें, राय लेनी चाहिए। बिना राय के कुछ नहीं होगा। एक आदमी पूरा ठेका नहीं फुट सकता है। आप कहिए कि पैसा भी दे दे और सब कुछ करा भी ले, ऐसा नहीं होता है। राय बहुत बड़ी चीज है, और राय, छोटी सी राय से बहुत बड़ी चीज निकलती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। आज देखिए, स्कूल की बात है। स्कूल की जो प्रशासन, मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल है या जो मालिक है, सब इतना पैसा लूट रहे हैं, इसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा है। आज देखिए, पूरी फीस ली जा रही है, पानी का पैसा लिया जा रहा है, बिल्डिंग मेंटेनेंस पैसा लिया जा रहा है, बस का पैसा लिया जा रहा है, बैच का पैसा लिया जा रहा है, डायरी का पैसा लिया जा रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं राजीव जी, कहीं ना कहीं खामियां हैं मैंने कहा था इस बात को। देखिए, अगर ये टॉपिक थोड़ा सा हट रहे हैं हम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्यापारी एक बहुत बड़ी मतलब एक रीढ़ की हड्डी है सर। व्यापारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी अर्थव्यवस्था का। वो कितना संतुष्ट है इस घोषणा से? वही मैं बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा समय दीजिएगा, बस बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, स्कूल का एक तरफ स्कूल है, सब पूरा पैसा जा रहा है, हर तरह से शोषण हो रहा है पेरेंट्स का। दूसरी तरफ एक व्यापारी जिम चलाता है, ठीक है। आज जिम कितने महीने से बंद पड़े हैं, उनका किराया, उनकी मशीन जो खराब हो रही है, इतने महीनों से पड़ी जंग खा रही हैं, इसका बैंक का इंटरेस्ट कौन देगा? आप बताइए। एक तरह स्कूल का पैसा तो आ रहा है, लेकिन जिम वाले जो आ रहे हैं आजकल, बताइए, एक शहर में कम से कम 50-50 जिम होंगे। इतना पैसा जो है उनका नुकसान हो रहा है, कौन देगा? अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, देश को बढ़ाने के लिए बहुत सारे संसाधन अपने देश में मौजूद है। अभी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां, कल कारखाने ऐसे पड़े हुए हैं, बंद पड़े हैं सरकार के, जिनको चालू करने की जरूरत है। जो व्यापारी बेरोजगार हो गया है, श्रमिक अपने देश में आ गए हैं, अपने प्रदेश में आ गए हैं, सब जहां जहां के रहने वाले थे, सब श्रमिक आ गए हैं। श्रमिक की कमी कोई नहीं है, केवल समझने की कमी है कि कौन सा व्यापार कब, कौन सी फैक्ट्री किसको दी जाए, कौन सा व्यापारी सक्षम है करने में, किस बैंक से पूंजी की का अरेंजमेंट कराया जाए और कैसे उसको चलाया जाए। और सरकार एक चीज निश्चित करे कि उस फैक्ट्री को चलाने के बाद कितना परसेंट प्रॉफिट सरकार लेगी, कितना परसेंट प्रॉफिट जो चला रहा है व्यापारी वो लेगा। इससे देश चलेगा। यानी कुल मिला के राजीव जी, आपका कहना यह है कि एग्जीक्यूट नहीं करा गया। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। नरेश जी, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अभी बात भ्रष्टाचार पे आई थी बीच में कि राजीव जी ने कहा था कि 1 रुपए चलता है तो 10 पैसे पहुंचता है। तो यहाँ पे इस योजना में भ्रष्टाचार का कितना असर दिख रहा है आपको? क्या इस योजना में डायरेक्ट आपके पास, मतलब जनता के पास पैसा पहुंचेगा, पीड़ित के पास पहुंचेगा, युवा के पास, किसान के पास पहुंचेगा, या इसका हाल भी इस योजना का वही होगा और जो स्वावलंबी भारत का स्वावलंबन का सपना है वो अधूरा रह जाएगा? आपको क्या लगता है? नरेश जी, आप म्यूट हैं, अपना प्लीज अनम्यूट कर लीजिए।
आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, सभी की मैंने चर्चा सुनी। मेन क्या है कि हम लोग आज का जो विषय है आत्मनिर्भरता का है, और जहाँ तक है 20 करोड़ की बात करें, 20 करोड़ गवर्नमेंट ने दिया है। एक तो कोरोना के जो मुसीबत आई थी उसके कारण कि सभी सरवाइव कर लें और उसके आगे आगे व्यापार बढ़ाएं। आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है, जो हमारे अभी अंशु जी ने बताया था कि मुगलों से पहले और उससे पहले हमारा जो संस्कृति रही है उसमें संयम धैर्य के साथ अगर हम स्वावलंबी बने तो हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर चलेंगे, क्योंकि हमने पुराने जो विचार हैं उनको त्यागा है कहीं ना कहीं, या कहें कि कहीं ना कहीं जो विदेशी कंपनी है या कहीं विदेशी सोच थी हमारे बीच में कहीं ना कहीं आकर के हमें दिशा भ्रमित किया है। और मेरे हिसाब से जो आत्मनिर्भर बनने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और एक ही तरीका है हमारा, वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति उसका कारण ये है कि जब हम अगर नीचे की स्तर से जाते हैं तो छोटा सा कोई काम करता है तो हम लोग उस पर तंज कसते हैं कि भाई ये तो छोटा काम है। ये जो छोटा काम वाली बात है, हर एक आत्मनिर्भर जो व्यवसायी है वो परेशान है। मैं मानता हूँ जो अभी चर्चा की राजीव जी ने बताया था सारी चीजें है, मगर आत्मनिर्भर अगर भारत बनाना है तो वैचारिक क्रांति लानी होगी और उनको बताना होगा कि स्वरोजगार जो हम पहले हमारी रीढ़ थी हमारे हिंदुस्तान की हमारी व्यवस्था की, तो उसके ऊपर आना पड़ेगा हमें। तो वैचारिक हमें कहीं ना कहीं मंथन करना का जरूरत है जो आज हम कर रहे हैं। और उसमें 20 लाख के भ्रष्टाचार ये व्यवस्था भी है तो व्यवस्था चलती रहेगी, मगर जनता को हमें आप स्वरोजगार के क्षेत्र में काफी काम कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गांव में स्वरोजगार कैसे आएगा? क्योंकि मनरेगा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय और मनरेगा भाजपा प्रदेश तो है नहीं। मनरेगा स्वरोजगार या आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में कोई हिस्सा नहीं ले। जब तक आत्मनिर्भर हम स्वयं से नहीं बनेंगे, हम अपना कहीं ना कहीं, जैसे कृषि का क्षेत्र लीजिए, उसके साथ में दूसरा रोजगार लेते थे हम लोग, वो हमने छोड़ दिया। कहीं ना कहीं चीजें हमने छोड़ी हैं व्यवस्था के, या हमें लोगों ने बताया कि आप ये छोटा सा काम कर रहे हैं, तो वो छोटा छोटा जब हमने छोड़ा तो बहुत सारे ऐसे काम छोड़ दिए हम लोगों ने। कहीं ना कहीं व्यवस्था हमें बहुत दिनों की आज के नहीं है, ये काफी दिन हुए, हमें कहीं ना कहीं लोग आक्षेप लगाते हैं कि छोटा सा काम है, बड़ा काम है, ये ऐसा है। तो वो हमें दोबारा से अपनाना पड़ेगा और हमारे जो आत्मनिर्भरता की बात करें तो प्रोडक्शन हमें बढ़ाना होगा, हमें उत्पादन करना होगा, चाहे छोटे स्तर से करें या बड़े स्तर से करें। ऐसा नहीं कि ये जी हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई। प्रशांत जी, आप पे आऊंगी। गांवों के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया है, जुड़े हैं आप गांव से। आपको क्या लगता है कि गांव का विकास कितना महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भर भारत में? देखिए, भारत देश की आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। भारत देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी का सबसे अधिक बड़ा कारण है कि गांव के लोगों का पलायन करके शहर में जाके निवास करना। छोटे छोटे रोजगार के लिए उन्होंने शहरों में जाकर निवास करना शुरू कर दिया, वहां पे रोजगार की तलाश करनी शुरू कर दी। यदि वही लोग अपने गांव में रहकर खुद का स्वरोजगार करते, गांव में जो किसानी है वो उससे जुड़े हुए जितने भी रोजगार हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करते, तो कहीं ना कहीं वो ना सिर्फ अपने गांव को आगे बढ़ाने में सफल हो पाते, अपितु गांव के साथ साथ आस पड़ोस के क्षेत्र में और जिले, प्रदेश को और ऐसे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर पाते हैं। परंतु जो गांव से वास्तव में युवाओं को पलायन हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको भी कमजोर कर रहा है और कहीं ना कहीं वो आपके देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो मैंने खुद अनुभव किया है, कि गांव के युवाओं को वहीं पे उनका स्वरोजगार दिया जाए। स्वरोजगार के लिए जरूरी है कि छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि स्वरोजगार क्या मतलब होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाना। स्वरोजगार का मतलब होता है कि आप छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाएं और वो लगाने के बाद उसमें उत्पादन करके आप सामानों को बेचें बाजार में। तो उसके लिए आवश्यक है कि उनको उस प्रकार की शिक्षा दी जाए। मेरा इतना अनुभव रहा है गांव के क्षेत्रों में, मैंने अधिकतर यही चीज देखी कि उनको ये नहीं पता कि उनको पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी समस्या देश में ये है। उसके बाद उनको सामान बनाना कैसे है उनको नहीं पता, वो सामान बिकेगा कैसे वो उनको नहीं पता। तो उसके लिए जरूरी है कि उनको गांव के स्तर पर ही
प्रशिक्षण दिया जाए, तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए और जानकारी मुहैया कराई जाए ताकि वो खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने सर। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपके पास आऊंगी, आपकी शैली में जानना चाहूंगी कि कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत, एक कवि की नजर से और एक कवि की शैली से। जी नमस्कार ज्योति जी। मैं अपने समस्त साथियों को सादर नमन करता हूँ। मैं हर किसी के विचार सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा कि इनमें जितने भी वक्ता थे वो राजनीतिक स्तर से, भले राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, उससे अलग हटकर देश के बारे में उन्हें विचार व्यक्त किए। पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे आजीविका का साधन एक व्यापार है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल स्वतंत्र विचार अपने प्रकट करूंगा। अभी अंशुल जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने लोगों से विचार लिए। हो सकता है उन्होंने अपने लोगों से विचार दिए हो, ऐसे विचार नहीं आ पाए हों, लेकिन मेरा मानना है, मैं देखता हूँ नित्य प्रति, जो अगर जिसके लिए सो कॉल्ड गरीब, आप कहते हैं कि गरीब है, उस गरीब के घर में यदि 5 मेंबर हैं, 5 मेंबरों के खाते में पैसा जा रहा है, खाद्यान्न भी एक व्यक्ति 2-2 3-3 जगह से ले रहा है, जनता से ले रहा है, सरकार से भी ले रहा है। सरकार का ध्यान कभी मध्यम वर्ग की तरफ नहीं गया। राजीव गुप्ता जी मेरी बात को सुन रहे हैं, शायद मेरी बात से सहमत हो। इस सरकार सबसे ज्यादा त्रस्त यदि कोई है तो मध्यम वर्गीय व्यापारी त्रस्त है। सरकार के पास 20 लाख करोड़ तो हैं, वो भी एक मैनेजर के कमीशन लेने के बाद जो पैसा बचे उनमें बांटने के लिए। क्या मध्यम वर्ग के देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास? अगर चाहते तो व्यापारियों के कॉमर्शियल बिल ही माफ कर देते। आपने विद्यालयों की बात उठाई अभी राजीव गुप्ता जी ने। सरकार अनुदान तो खूब देगी क्योंकि उन्हें बीच में बैंक मैनेजर को जोड़ दिया, जो अपने परिचित को तो फाइनेंस कर सकता है, किसी अपरिचित को फाइनेंस नहीं करेगा, बिना सुविधा शुल्क के नहीं करेगा। सरकार चाहती उनकी फीस माफ भी कर सकती थी, ज्यादा ख्याल था उन विद्यालयों का, विद्यालय के मालिकों का, उनके लिए भी कर सकती थी। बाकी व्यापार जो देखते हैं, मैं देख रहा हूँ जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ यहाँ पर व्यापार एक हब है एक तरह से। जितने व्यापारी बैठे दुकान पर, मुश्किल से ऐसा मौका बहुत कम आता है जबकि 2 कस्टमर एक साथ दुकान में प्रवेश करते हो। केवल हर दुकानदार एक ग्राहक के लिए तरसता है। हफ्ते में 3 दिन दुकान खुलती है। 3 दिन दुकान खुलने के बाद फिर इतने सारे प्रतिबंध आजकल देख रहे हैं, लॉकडाउन लगा, उनके लिए लगा कि दुकान का शटर आप ऑन नहीं करेंगे, माल सिर पर रख के खूब बेचाइए। जहां भीड़ लगती है उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो वैसे मैं किसी का विरोधी या पक्षधर मैं नहीं मानता अपने आप को, लेकिन जो 20 लाख करोड़ का अनुदान है, पैकेज है, मैं उससे किसी हद तक सहमत नहीं हूँ। दूसरी चीज आत्मनिर्भर, अंशु जी सहमत नहीं है, ये सहमत नहीं है, आप कितना सहमत हैं? नहीं देखिए, मैंने ओपनिंग में ही ये बात कही कि यदि वाकई में जमीनी लोगों से राय ली गई होती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो उनके एक एक शब्द में जमीनी बात झलकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब वो बात करते हैं तो हमेशा बहुत वो बात करते हैं जो लोगों को लगता है कि अरे यार ये बात भी प्रधानमंत्री को पता है, इसलिए लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रास रूट से गए, उनको जानकारी। लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में प्रधानमंत्री को कितना पता है, ये भाजपा के लोग या पिछले 6 साल की जो कार्यशैली है और जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जहां पर हम नीचे जा रहे हैं, तेल बराबर महंगा हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री का अर्थव्यवस्था पर कितनी पकड़, रोजगार को लेकर कितनी पकड़। तो जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति हर क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। प्रधानमंत्री जी भाषण देने में विशेषज्ञ हैं, मैं इसमें तारीफ करता हूं उनकी, लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में जैसा अभी राजीव गुप्ता जी ने भी कहा, प्रशांत जी ने भी कहा और हमारे दूसरे जो साथी हैं उन्होंने भी कहा कि हर एक व्यक्ति जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उससे असंतुष्ट। उसका कारण ही यही है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, एक तो ज्योति जी अगर आप घटनाक्रम को उठा के देखिए, पूरे कोरोना घटनाक्रम को, 24 मार्च को लॉकडाउन होता है और सरकार 20 अप्रैल को 20 लाख करोड़ का पैकेज लाती है। इसका मतलब यह है कि कोरोना की लड़ाई, और जिसको जो कोरोना कोविड-19 उसका नाम ही इसीलिए रखा गया था
कि दिसंबर 2019 में चाइना में डिक्टेट कर लिया गया था और जनवरी में भारत में पहला मरीज आ गया था, निकल आया। श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोरोना से आपको लड़ने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि ये अपने आप में सुनामी हो रहा है। उस समय भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री, देखिए कैबिनेट मंत्री देश के बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, उन्होंने उस समय श्री राहुल गांधी जी की बात का मजाक उड़ाया। 24 मार्च को लॉकडाउन लगता है जब 500 मरीज थे। वाकई में इतना बड़ा समय था जनवरी से लेकर और मार्च तक। अगर सरकार चाहती तो एक अच्छा होमवर्क फ्रेम कर सकती थी। उस होमवर्क में लोगों का जो माइग्रेशन था वो कैसे होगा उसको सुनिश्चित करती, लोग कैसे अपनी इन लॉकडाउन के पीरियड में अपना घर चलाएंगे ये सुनिश्चित करती, व्यापारी कैसे अपना चलाएंगे। लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी भी तो कुछ बनती है, तो कांग्रेस ने विपक्ष की जिम्मेदारी कितनी निभाई? मैं वही कर, हमने नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, सकारात्मक विपक्ष की बात। और आज अभी भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर कोई कटाक्ष लग रहा हो तो जरूर आप टोक सकती हैं। कोई एक कटाक्ष नहीं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई। श्री राहुल गांधी जी ने जनवरी में ही 30 जनवरी को उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा था और चेताया भी था कि कोरोना सुनामी है, इससे लड़ने की तैयारी कर लीजिए। शायद अगर हम सारा जो कोरोना मेरी बात को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं किसी राजनीतिक मैं अपनी बात ये उनका सर, ये उनका पॉइंट है, आपका पॉइंट। ज्योति जी मेरी आवाज सुन रही है क्या? सवाल ये है कि मैं सुन रही हूँ जी डॉक्टर जयप्रकाश, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। बिल्कुल वो आपके व्यक्तिगत विचार थे, इस बात की संतुष्टि है हमको कि वो आपके व्यक्तिगत विचार थे, और अन्य पार्टी के जो भी लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हैं उनके अपने व्यक्तिगत विचार है। बेशक वो विचार जो है वो राजनीति से जुड़े हुए हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम माइग्रेशन को लेकर देखिए ज्योति जी, माइग्रेशन को लेकर देखिए देश के करोड़ों लोगों ने कितना बड़ा दंश झेला, ये सभी को पता है। हजारों लोगों की जान गई। अकेले उत्तर प्रदेश जहां हम बैठे हैं वहां पर 250 से ज्यादा लोग एक्सीडेंट में मारे गए क्योंकि कोई सुनियोजित प्लानिंग नहीं थी। इस बात को तो हर एक व्यक्ति स्वीकार करेगा। मुझे लगता है एक अच्छे जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति की या सामाजिक व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस सच को जरूर स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने भी देखिए अंशु जी, समय चला गया है, अब लकीर पीटने से कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकिन हम उस समय बैठे थे 16,000 मरीज पर और आज हम बैठे हैं 8.5 लाख के संक्रमित लोगों के ऊपर। तो लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। अब आने वाली जो सिचुएशन है उसको कैसे सुधारा जा सकता है इस पैकेज के माध्यम से, और भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, आप इस पर प्रकाश डालिए कि क्या करा जा सकता है, एक अच्छा विपक्ष क्या करेगा? सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए हमने मांग की थी कि जो पिछले 3 महीने के लॉकडाउन में हर एक वर्ग परेशान हुआ, चाहे ग्रामीण वर्ग हो, किसान हो, या जो शिक्षा देने वाले थे और शिक्षा लेने वाले यानी बच्चों के गार्जियन, तो परेशान। जैसे राजीव गुप्ता जी ने कहा लोग फीस वसूल रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन इसका एक विकल्प भी लेना पड़ेगा। सिर्फ हम अपनी बात करके अपने आप को बचा कर नहीं कर सकते। नहीं, स्कूल वाला फीस ना ले, आप इसके लिए चाहे जो करना पड़े, क्योंकि उन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक उनका भी परिवार, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि एक बड़ा प्लान लाए और इस 20 लाख करोड़ में इन सबकी शायद अंशु जी के नेट में कुछ प्रॉब्लम है। मैं बात करूंगी अभिषेक जी राजीव जी बताइए। अभी अंशु जी बोल रहे थे कि स्कूल की फीस के लिए, मैंने स्कूल की फीस के लिए नहीं कहा कि माफ कर दिया जाए, मैंने खाली इतना कहा कि अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन करा रहे हो, तो ट्यूशन फीस आप लो ना। बिल्कुल सर। आप पानी का, डायरी का, गेट पास का, बस का, बिल्डिंग मेंटेनेंस पैसा ले रहे हो, गलत है। मैं एक बात, हाँ, टीचर्स भी मेहनत कर रही हैं सर, ऑनलाइन टीचर्स भी मेहनत करती हैं। आप ट्यूशन फीस लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ रियलिटी ये है, कुछ स्कूलों में अगर पेरेंट्स टीसी मांग रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि आप अगले साल का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करो, तब मैं आपको टीसी दूंगा जी। तो इसको तो ये सरकार, मैं देखिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उसको देखना चाहिए कि स्कूल वाले क्या कर रहे हैं। कोई सही कह रहा है, होता ये है ना कि कुछ लोग गलत है तो और कुछ सही है, सही बीच में, गलत बीच में सही पिस जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जांच होनी चाहिए। दूसरा मैं एक बार मैं कहूंगा देश की बढ़ा के लिए, छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है कि देखिए अगर व्यापारी टैक्स दे के अभी तक देश चलाया व्यापारी ने, तो व्यापारी इतना समझदार है
कि वो आगे भी देश को चला सकता है टैक्स देके, और टैक्स और प्रॉफिट देके चला सकता है। लेकिन सरकार को अगर मान लीजिए 20 साल 50 साल व्यापारी ने टैक्स दिया जिससे देश चल रहा था, अब अगर ऐसी संकट की स्थिति में व्यापारी को दिक्कत आ गई है और दिक्कत आने के बाद उसको पूंजी की आवश्यकता है, या कुछ संसाधन ऐसे हैं सरकार के पास जो व्यापारी के जिम्मे चलाया जा सकता है, उसको दे दें। देखें तो व्यापारी को काम अपना करने तो दें। देखिए वो कहते हैं चाइना का माल अभी बंद करना कोई मतलब अच्छी सही बात नहीं होगी। देश में ऐसे उत्पाद बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नहीं बन सकते अभी, लेकिन इसको करना होगा। अगर आप देश में अभी एक माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक जिला एक उत्पाद, मेरा कहना है, एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा मैम, थोड़ा समझ लीजिएगा। एक उत्पाद एक प्रदेश विभिन्न उत्पाद। आप प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश है उसमें सभी चीजों का उत्पाद होना चाहिए, और इसी तरह जितने प्रदेश है सब में अगर उत्पाद हो जाए तो चाइना क्या, मुझे हम लोग को किसी भी देश के सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो आज अमेरिका चाइना आगे है ये पीछे होगा हम लोग से, अपने भारत देश के बहुत पीछे होगा वो। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी कराएंगे, और इसको कराने के लिए उनको लोगों को बैठाना पड़ेगा, एकत्रित करना होगा, लोगों से सलाह लेनी होगी, सब कुछ सही हो जाएगा। जी अभिषेक जी आपसे एक प्रश्न होंगे, दो सवाल है मेरे। अंशु जी ने कहा होमवर्क अच्छा नहीं था भाजपा का। दूसरा सवाल, होमवर्क खराब था इसलिए जब क्लास में टेस्ट देने बैठे तो शायद कुछ गड़बड़ हो गई टेस्ट में। अब आगे की रणनीति तय की गई है, आगे की रणनीति कैसे सफल होगी? राजीव जी की भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि वो समर्थन नहीं करते एक जिला एक उत्पाद पर, वो समर्थन कुछ हद तक नहीं करते एक साथ चाइना के प्रोडक्ट्स को बंद कर देना, उसके बाद आत्मनिर्भर का। अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है, अभी तो रास्ता बहुत लंबा है हमारा आत्मनिर्भर भारत का। अभी तो जान बचा ली जाए यही बहुत बड़ी चीज है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमियां रह गई? इतना बड़ा पैकेज तो घोषणा हो गई, शायद तुष्टीकरण की राजनीति नहीं लगती आपको कि तुष्टीकरण की राजनीति की गई है, जनता को शांत कराने के लिए या शांत रखने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया, लेकिन उसका जो स्वरूप है उसे बेहतर नहीं बना पाए? देखिए ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, और अपने साथियों की बात से मैं कुछ से सहमत भी हूँ और कुछ से असहमत भी हूँ, ऐसा नहीं है। अभी हमारे पूर्व के वक्ता और कांग्रेस के नेता श्री अंशु अवस्थी जी, वरिष्ठ साथी हैं हमारे, वो अभी मुझसे पूर्व में अभी बोल रहे थे कि कुछ कमियां रह गई थी और ऐसा करना चाहिए था। देखिए बात सारी सही है। देखिए जहाँ पे कोरोना जैसी बीमारी महामारी आई है उसमें राजनीतिकरण ना करके अगर हम ध्यान देंगे 20 लाख करोड़ के ऊपर और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, तो उसके विषय पे मैं बताना चाहूंगा। आत्मनिर्भर भारत की जो दिशा में सरकार ने हमारी काम करा है, उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र की भी योजनाएं सरकार ने बनाई और जगह जगह केंद्र स्थापित करे, और उन्होंने गांव के नौजवानों को, गांव के किसानों को, गांव की बेटी और बेटों को और जो हुनरमंद लोग थे उन्हें रोजगार देने की दिशा में, उन्हें प्रशिक्षित करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने लागू करा है। इसके अलावा हमने पूर्व के काल में देखा था, अगर कई कालखंडों पीछे अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार गाँव के अंदर हमारे लोहार हुआ करते थे, गांव के अंदर कैसे कहार हुआ करते थे, नाई हुआ करते थे, कसाई हुआ करते थे, मल्ला और निषाद भी हुआ करते थे। आज उन सबने पलायन करके अपने अलग अलग रोजगार जो स्थापित कर लिए। आज जो रोजगार थे उन लोगों के, वो मूल रोजगार छोड़कर अन्य रोजगारों में या नौकरियों में जाने लग गए। इससे भी कहीं ना कहीं देश के अंदर दिक्कत आई। अभी हमने देखा कि इस कोरोना महामारी में मैं आपको बताऊं ज्योति जी, सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में मजदूरों ने पलायन करा अपने अपने स्थानों से, क्योंकि हमारा देश जो है भारत एक भावनाओं का देश है। यहाँ पर भावना का जो भाव होता है वो अत्यधिक होता है, वेग अधिक होता है, और यहाँ पर समझदारी या धैर्य जो होता है लोगों में कम होता है, क्योंकि भावना से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे देश के लोग कोई इतने ज्यादा ऐसे समझदार या इस तरीके के लोग नहीं है कि यदि हम उन्हें समझा गए या बुझाएं या बैठाएं, उन्हें जब भी कोई परेशानी आती है, मुझे या आपको परेशानी आएगी या मेरे जो साथीगण हैं इस परिचर्चा में साथ मेरे बोल रहे हैं, अगर हम में से किसी को परेशानी अगर कोई आती है, जैसे फर्ज के तौर पर गाड़ी का जाते ट्रैक्टर हमारे टायर पंचर हो जाए, बाइक का पंचर हो जाए, कार का पंचर हो जाए,
तो हमें सबसे पहली जो हमारे मन में भावना आती घर जाने की आती है रात में या दिन में, क्योंकि हम घर पे सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं उन मजदूरों की बात से असहमत नहीं हूँ कि उन्होंने अगर ये निर्णय लिया जो अपने जो काम करने के स्थान से अपने गाँव लौटने का जो निर्णय लिया गलत नहीं था। लेकिन इसके बीच में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश की सरकार ने लगातार उन लोगों का भी ध्यान रखा है। उन्हें जगह-जगह योगी मोदी रसोई में जगह-जगह उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया, चप्पलें उपलब्ध कराई गई और जहाँ तक संभव हुआ बसें भी हमने उपलब्ध कराई। हमने राजस्थान से जो हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे जो बालक वहाँ पढ़ा करते थे, नहीं अभिषेक जी, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको सुविधा मुहैया कराई जाए, उनकी ड्यूटी भी बनती थी। मैं बता रहा हूँ देखिए, लेकिन मैं पैकेज की बात कर रही हूँ सर, मैं पैकेज की बात कर रही हूँ। मैं बताऊंगा, मैं जिम्मेदारी हमारे पास आया है उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, वो कैसे अप्लाई होगा, कितना सरल तरीके से होगा, युवा पीढ़ी को, ग्रामीणों को कितना उसमें फायदा होगा और कब तक होगा, दोनों बातें, कब होगा, कब तक होगा और कैसे होगा। देखिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो सीधे तौर पे अलग-अलग वर्गों के लिए है, किसानों के लिए है, उसकी योजना का अंगीकृत करने का तरीका अलग है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, छात्रों के लिए वो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और इसके अलावा जो उद्यमी कल कारखाने वाले हैं, उन्हें भी ब्याज रहित या कम ब्याज में उन लोगों को वो पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो भविष्य के अपने जो कल कारखाने हैं वो चला सकें, रोजगार दे सकें और देश के जो श्रमिक हैं उन्हें जोड़ सके। अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी निर्णय लिया, जो पलायन करके जो मजदूर आए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पलायन करके आने वाले मजदूर जो है यहीं के बिल्डर जो हरियाणा में, दिल्ली में या एनसीआर में जो बिल्डर्स के यहाँ मजदूर काम कर रहे थे, मिस्त्री काम कर रहे थे, जो इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे थे, जो टाइल्स लगाने वाले काम कर रहे थे, उन सभी लोगों को रोजगार यहाँ के बिल्डरों के माध्यम से दिलाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। ऐसी भी हमारे जो योगी सरकार ने योजना रखी है और उन लोगों के लिए योजना बनाई है और उसके साथ ही प्रशांत जी आपसे एक प्रश्न लूंगी कि यहाँ पे 70% से ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव में आप देख चुके हैं स्थितियां क्या हैं। प्रवासी वापस गांव में आ चुका है लेकिन मनरेगा के सिवा उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए। अभी वो स्वावलंबी बना नहीं है। इस पैकेज की घोषणा हुई है सर, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि किन स्टेप्स को, किन बिंदुओं को फॉलो करना पड़ेगा भारत सरकार को? मैम सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, आत्मनिर्भरता का जो मूल मंत्र है वो है गुणवत्ता। जब कभी भी रेस में 10 या 20 लोग दौड़ते हैं तो उसमें वही व्यक्ति विजय होता है जो सबसे तेज दौड़ता है और जो सबसे अधिक मेहनत करता है। सभी आदमी विजय नहीं होते। हिंदुस्तान में चीन का सामान इसलिए बिकता है क्योंकि चीन के सामान का मूल्य कम है और क्वालिटी बढ़िया है, भारत की अपेक्षा बढ़िया है। यदि भारत देश में चीन से बेहतर सामान बनने लग जाए और उससे कम मूल्य पर बनने लग जाए तो लोग भारत के सामान को ही प्रोत्साहन देंगे, उसको बढ़ावा देंगे। भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो भारत के लोगों के साथ समस्या यह है कि वो देश देखें या फिर अपने पेट को देखें। देशभक्ति तब होगी जब जेब में पैसा होगा, जब जेब में पैसा नहीं होगा तो देशभक्ति नहीं होती है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम जो भी सेवा प्रदान करें या जो भी मटेरियल हम बना रहे हैं उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। उसमें अगर क्वालिटी होगी तो कहीं ना कहीं हम उसको बेच पाएंगे और जैसे उसमें गुणवत्ता अधिक होगी तो ना सिर्फ यहाँ डिमांड बढ़ेगी। हमारे देश में खास बात यह है कि 130 करोड़ की मैन पावर है। हमारे पास श्रम पावर 130 करोड़ लोगों की है। उसके अलावा हमारे पास माइंड पावर 130 करोड़ लोगों की है। हमारे यहाँ के लोग नासा में जाके काम करते हैं। हमारे यहाँ के लोग विदेशों में जाके अच्छे गरिमामय पदों पे हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास टैलेंट की कमी है। मेन चीज है हम जो भी सुविधा दे रहे हैं, जो भी सेवा प्रदान कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता हो। हम जो भी प्रोडक्ट बनाए वो बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन जब सत्ता में आए तब उन्होंने एक बात कही थी, हमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देनी होगी और 0 डिफेक्ट। अगर हम 0 डिफेक्ट क्वालिटी दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है चीज बिकेगी, तभी आत्मनिर्भरता आएगी। जी, बहुत बहुत जरूरी बात कही आपने। नरेश जी आपसे एक प्रश्न लूंगी।
हम गांव की बात कर रहे हैं, हम शहर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं, मुझे लगता है पूर्ण रूप से दोनों की तरफ असर सामान पड़ा है। शहरी भी परेशान है और ग्रामीण भी परेशान है। सिर्फ बात आती है स्वास्थ्य की और बात आती है रोजगार की, जो साथ में चल रहे हैं। खतरा भी है लेकिन निकलना भी है साथ में। ऐसी स्थिति में अगर हम स्वावलंबन की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जो सुरक्षित होगा और आसानी से ग्रहण किया जा सकेगा इस पैकेज के माध्यम से? जो पैकेज की बात कर रहे थे अभी पूर्व के वक्त, उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो पैकेज है उसको मूल रूप सभी के मतलब स्तर पे उतारना सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर जिसकी जरूरत है उस तक पहुँचना सबसे बड़ी एक दिक्कत है हमारे समाज में, क्योंकि पहले भी देखते आए हैं, अभी भी ऐसा है। अभी शायद कभी जयप्रकाश जी हैं हमारे भाई साहब, उन्होंने बोला था कि पैकेज का घोषणा तो हो गई, मगर हमारे पास आएगा कब, वो कैसे आएगा, वो हमारे तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, एक ये दिक्कत तो है, बनी हुई है। दूसरे जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग एक कड़ी है, 70% जो गांव में रहते हैं उनका और सरकार के बीच का एक मजबूत कड़ी है। अगर ये मजबूत कड़ी अगर कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक ये मध्यम वर्ग स्वावलंबी नहीं होगा, इसे कोई सहायता नहीं मिलेगी या 20 करोड़ का जो हिस्सेदारी है वो सही जगह पर नहीं पहुंचेगी। और दूसरे ये बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी बात कही सर आपने। उसके बाद ये सर एक सेकंड, अंशु जी, एक प्रश्न मैं आपसे लूंगी। यहाँ पे आ रहा है कि समय पर पैसा पहुंचना और पूरा पैसा पहुंचना, ये दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या कमी आएगी जिससे कि भारत का जो ये सपना है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपको लगता है कि पहले काम किया जाना चाहिए? इतने सारे पॉइंट्स हमारे सामने हैं। आप युवा नेता हैं, कांग्रेस हमेशा युवा की बात करती है, तो युवाओं पर फोकस है कि नहीं है? ज्योति जी, देखिए, इस पैकेज में सही बात ये है कि कब तक पहुंचेगा और कितना पहुंचेगा, क्या समय पहुंचेगा, ये सारी बातें तब होती हैं जब अभी हमारे पैनल के साथी कोई कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय के साथ दिक्कत है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही पिसा। तो मध्यम वर्गीय के लिए तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इस पैकेज में कुछ भी नहीं है कि उसे पहुंचे। दरअसल ये जो पैकेज है, पैकेज एक दूसरी चीज थी। प्रधानमंत्री, मैंने इसीलिए कहा कि प्रधानमंत्री जी के पास शब्दकोश की कमी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द करते हैं। ये एक लोन लेने की प्रक्रिया है कि आप इस कोरोना के समय में इस पैकेज के माध्यम से लोन ले सकते हैं। अब जहां एमएसएमई सेक्टर की बात, करीब छोटे मझोले जो दुकानदार हैं, वो 7 करोड़ दुकानदार इस देश में, क्योंकि हम लोग पैकेज की बात करते हैं तो पूरे राष्ट्र की बात आती है। करीब 2.5 से 2 करोड़ 80 लाख दुकानदार उत्तर प्रदेश में। अवस्थी जी, मैं आपको रोकूंगी, आपके कुछ पॉइंट में आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप प्लीज थोड़ा सा उस पर देख लीजिए, कुछ वॉइस में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपके पास आऊंगी। अंशु जी की जितनी भी बात मुझे समझ में आई उसमें ये बात निकल के आई। आवाज आ रही है आपको? हाँ, जयप्रकाश जी, मुझे आपके, जी सर आ रही है। मैं 2 मिनट पूरा कर दूं। जी सर। मैं ये कह रहा था कि देश में करीब 7 करोड़ छोटे मझोले उद्योग वाले लोग हैं, एमएसएमई सेक्टर। मार्केट में डिमांड बिल्कुल शून्य है, जो सच्चाई है। अभी हमारे एक साथी कह भी रहे थे, तो हकीकत ये है कि इस समय एक रिलीफ पैकेज की जरूरत थी, ना कि लोन पैकेज की जरूरत। ना वो रिलीफ पैकेज एमएसएमई सेक्टर के छोटे मंझोले उद्योग धंधे करने वाले लोगों को मिल रहा है, ना जो शैक्षिक संस्थान है ना उनको मिल रहा है कि वो अपने शिक्षकों को इस कोरोना के समय में कम से कम आधी तनख्वाह ही दे सकें, ना उन गार्जियंस के लिए कुछ है जो अपने स्कूली बच्चों के लिए जो 3 महीने से कुछ भी नहीं कमा रहे हैं और वो कैसे बच्चों की फीस जमा करेंगे। ना तो सबसे ज्यादा जो हर एक क्षेत्र में आप देख लो, कोई रिलीफ पैकेज नहीं है, किसी को कोई रिलीफ नहीं है। और जब आप लोन लेने जाते हैं ज्योति जी, तो सच्चाई ये है कि जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक मैनेजर की अपनी
एक वर्किंग है, बैंक हमेशा अपनी एक कार्यशैली कार्य पद्धति से लोन देता है। कभी भी वो पैकेज और रिलीफ पैकेज भी जब भी होता तब भी वो अपनी वर्किंग से देता है, क्योंकि ये पता होता है कि जो भी शाखा प्रबंधक लोन दे रहा है यदि उसके समय का लोन डिफॉल्ट हुआ तो भविष्य में उसके प्रमोशन पर, उसके इंक्रीजमेंट पे फर्क पड़ता है। तो हमेशा बैंक जो है अलग तरीके से डील करता है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मांग की थी, श्री राहुल गांधी जी ने मांग की थी। जो आप देखेंगे होंगी कि इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई है वो न्याय योजना की हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी न्याय योजना की बात कर रही थी, जिस पर हमारे भाजपा के साथी और सभी आवाज उठा रहे थे। हमने वादा किया था कि हम 6,000 रुपए मासिक जो गरीब लोग हैं उनको देंगे, ताकि उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर ला सकें और निश्चित तौर से देश की जीडीपी में भी अच्छा खासा सुधार होता। हमने कोरोना के समय भी मांग की कि 10,000 रुपए एडवांस और 6,000 रुपए अगले 6 माह तक उन सभी लोगों को दिए जाने चाहिए। 13 करोड़ 50 लाख लोग इस देश में हैं जिनके साथ ये संकट है, जिनको मध्यम वर्गीय कहा जा रहा है। आंशिक रूप से मदद हो गई सर, ये तो आंशिक रूप से देखिए इस समय अगर आप ये मानते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज बहुत अच्छा है, होम्योपैथिक इलाज बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके साथ क्रिटिकल कंडीशन होती है अगर उसे आप एलोपैथ का इलाज नहीं देंगे तब वो पेशेंट ही नहीं बचेगा। तो इस समय आंशिक मदद की तत्काल जो सहयोग की जरूरत है वो सबसे ज्यादा है। हमने फिर कहा कि लोग भारत के स्वावलंबी हैं, आशावादी हैं, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी मार्केट में रोजगार नहीं है, दुकानदार के पास कस्टमर नहीं है, तो ये सारी चीजें ठीक होती। देखिए मनरेगा की बहुत सारी बुराई की थी प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर, आज मनरेगा ही है, सभी हमारे साथियों ने कहा कि मनरेगा ही है जो लोगों को रोजगार दे रहा है। जी, मैंने ये बात बोली थी कि मनरेगा है, तो इसलिए इस पैकेज में मैं फाइनल कंक्लूड करता हूँ, इस पैकेज में मध्यम वर्ग के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, ये सिर्फ लोन पैकेज है। लोन पैकेज कितना टारगेट लेगा, कितना पूरा होगा, ये भविष्य के गर्त में है। लोगों को रिलीफ की जरूरत है, तत्काल रिलीफ के लिए 7500 रुपए प्रति अगले 6 माह तक दिए जाएं, जिससे लोगों का जो सामान्य जीवन यापन है वो चल सके। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली डॉक्टर जयप्रकाश जी। कांग्रेस ने तो ये सिरे से खारिज कर दिया कि ये तो राहत पैकेज है ही नहीं, ये तो लोन पैकेज है, और लोन पैकेज का टारगेट कब तक और कितना पूरा होगा ये तो भविष्य बताएगा। आपको क्या लगता है किस तरह का पैकेज है ये? नहीं, अब पैकेज छोड़ो मैडम, मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि हर व्यक्ति की आदत होती है उसे फोकट में जो चीज मिल जाए, सुविधा अनुसार आसानी से मिल जाए, उसकी तरफ भागता है। तो जैसे इनके विचारों में भी आ रहा था कि 10,000 रुपए एक बार में दे दो, 6,000 रुपए महीना दे दो। मैं फोकट की चीजों का हिमायती नहीं हूँ, उससे हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। हमारे संस्कृत के विद्वानों ने पहले ही कहा था, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखी मृगा। जब तक आदमी करेगा नहीं तब तक से कुछ नहीं होगा। सोते हुए शेर के मुंह में शिकार नहीं जाता, उसे कुछ करना पड़ता है। कुछ मित्रों ने कहा चीन का सामान गलत समय पर बंद किया। अरे भाई, अच्छा काम तो जब कर लो तभी बढ़िया है, विदेशी सामान को क्यों सिर पे बिठा लो? आज हमें कम कहा जा रहा है, हमें आज कम गुणवत्ता है। मैंने देखिए मतलब भाई, मैंने ये अपने ये नहीं कहा कि चीन सामान बंद ना किया जाए। चीन का सामान तब बंद किया जाए जब यहाँ पे आप पूरी तैयारी कर लीजिए। देखिए ये बहुत बड़ी बात कहूंगा, किसी कोई बात है सर, 2 मिनट मेरे मुझे 2 मिनट दे दीजिए, आप बात में आनंद भी ले लीजिए थोड़ा सा। राजीव जी जी पूरा करने देते हैं। जी सर जी, आज हमें मान लें कि हमारे पास गुणवत्ता नहीं है, मेरे वक्ताओं ने कहा, मैं उस पर मुक्तक के माध्यम से कहना चाहता हूँ। गहनतम से होती है, गहनतम में होती है अंधेरे की बड़ी कीमत। जब तक अंधेरा नहीं होगा उजाले की कीमत नहीं होगी। गहनतम में होती है उजालों की सदा कीमत। जख्म हर दम चुकाते हैं मरहम की बड़ी कीमत। जख्म हर दम चुकाते हैं मरहम की बड़ी कीमत। मंजिल हो कठिन लेकिन, मंजिल हो कठिन लेकिन बिना प्रयास मिल जाए, समझना वो घटा देगी चले कदमों। बहुत बहुत खूबसूरत प्रकाश जी, इसी शैली का इंतजार था एसएस लोकल लाइव को। और मैडम एक चीज और, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही हमारा प्रयास अधूरा हो, कभी ना कभी पूरा होगा। एक मुक्तक के माध्यम से और कहना चाहता हूँ, बरसते नहीं तो गरज कर दिखाते, प्रयास तो करते, बरसते नहीं तो गरज कर दिखाते, किसी भांति अपना हुनर तो दिखाते,
माना विजय है नहीं सबके बस में, उठाकर धनुष तुम निशाना लगा। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब। राजीव जी आपके पास आएंगे, आपके चेहरे पर एक बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट है, कारण बताइए इसका, और कटाक्ष तो आपके ऊपर हुआ था। नहीं, देखिए बड़े भाई ने कहा धनुष उठा के चलाते तो मैं वही कहना चाहता हूँ। देखिए 2-3 पॉइंट में कहूंगा, बस 2-3 पॉइंट। देखिए देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई इस टाइम। जब से नोटबंदी हुई, सरकार ने नोटबंदी की, जीएसटी लगाई, सरकार ने लगाई। व्यापारी तो अच्छा बिजनेस व्यापार चल रहा था, जीडीपी अच्छी चल रही, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, नोटबंदी और जीएसटी की लगने की वजह से कुछ ऐसे मीडियम क्लास व्यापारी हैं जिनका अकाउंट खराब हो गया, एनपीए हो गया, कुछ लोग मौके में चले गए। प्रधानमंत्री जी ने अच्छी सेवा दी कि सीसी लिमिट में 20%, 25% बढ़ा के आपको लोन दिया जाएगा जी। लेकिन उनको इससे फायदा नहीं मिलेगा जिनका खाता एनपीए हो गया है या मौके में चला गया है। ये मजबूरी व्यापारी की है और सरकार की नीतियों की वजह से वो परेशान हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, इस टाइम क्या करना चाहिए? देखिए राजनीति बहस बहुत लोग करते हैं, कई डिबेट चैनल पे होता है कि राजनीति होती है। मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे ये सोचना है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे सोचना है कि ये देश कैसे आगे बढ़े और इस देश के पीछे कितने देश चले हैं। अभी आगे चल रहे हैं और देश पीछे चले हैं। खाली प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, जो उद्यमी है उनको पैसे की व्यवस्था कराए, पूंजी की व्यवस्था कराए। हम कहते हैं कि फ्री में ना दे, वो ब्याज लें 2%, 3% जो आज अमेरिका में है, चाइना में है, जो उद्यमियों को मिलता है 2% पे पैसा दिलाएं, उस पर सब्सिडी दें। दूसरी चीज ये कि नए उद्यम लगे या जो बंद फैक्ट्रियां चले। अब मैं गारंटी के साथ ज्योति जी कहता हूं, आप अगली डिबेट में अगर ऐसा संभव हो गया तो एक भी देश अपने देश के आगे नहीं होगा, सब पीछे लाइन लगाए खड़े होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है सर आपने। अभिषेक जी, क्या आप इस मैसेज को भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाएंगे जो उनकी नीति का निर्माण करते हैं? देखिए मैं सहमत हूं अब नरेश जी से, प्रशांत शर्मा जी से, राजीव गुप्ता जी से, और काफी हद तक अंशु जी से आप कितना सहमत हैं ये बताइए। अंशु जी से मैं कदाचित सहमत नहीं हूँ। अंशु जी से कदाचित, आपके वैचारिक मतभेद हैं, वो तो जो विचार उनका होगा वो आपका हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कहना अंशु जी का कि राहत देनी चाहिए थी, अभी अगर किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है तो वो योगा तो करेगा नहीं सर, निश्चित रूप से। मैं बताऊं आपको, आत्मनिर्भरता की जहाँ पे वो बिंदु है उसी पे मैं बोलूंगा, उससे हटके नहीं बोलूंगा। जब हम कोविड-19 जब शुरू हुआ था, जब 24 मार्च के आसपास हम थे, तो हमारे पास अस्पताल तैयार नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, स्वैब स्ट्रिप्स हम विदेशों से आयात कर रहे थे, पीपीई किट नहीं थी, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे। हमारी सरकार, आपका होमवर्क नहीं हुआ था, ऐसा अंशु जी का कहना है। नहीं, होमवर्क नहीं। देखिए मैडम, देखिए अगर टीवी खराब होता है इसके बाद ही मिस्त्री आता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मिस्त्री पहले आ गया, टीवी बाद में खराब हुआ। ऐसा हुआ है क्या कभी? सूचना तो मिल गई थी ना अभिषेक जी, सूचना तो जनवरी में ही मिल गई थी। ये बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं आपको ऑथेंटिसिटी, देखिए भारत में बताया गया कि साहब जनवरी में आया था, जनवरी में आया था, फरवरी का महीना था, सरकार तैयारी कर रही थी, अपने स्तर पे लगी हुई थी सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं लगी हुई थी, और उसका जितने भी जो कदम उठा सकती थी, प्रभावी कदम उठा सकती थी। उसी का कारण है कि भारत के अंदर इतनी भयावह स्थिति एकदम तत्काल नहीं हुई उस समय। आज भी अगर हम 135 करोड़ हैं तो आज भी हम भयावह स्थिति में नहीं खड़े हुए हैं, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से और उनके द्वारा लिए गए कदमों की वजह से। देखिए आत्मनिर्भर भारत का ही कारण है। लेकिन अभिषेक जी, ये राहत पैकेज 2 मिनट लूंगा मैं आपके। मैं पैकेज पे आती हूँ, मैं भारत के स्वावलंबन पे आती हूँ, आत्मनिर्भरता पे आती हूँ। उसी पे पैकेज की जरूरत थी या यहाँ पे लोन पैकेज की जरूरत थी, इसका आप आंसर दीजिए। मैडम देखिए, राहत पैकेज या लोन पैकेज, देखिए मैं अभी अपने पूर्व के वक्ता थे, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम फ्री की चीजें देंगे देखिए तो बिल्कुल भी उसका कोई अर्थ और मोल नहीं रह जाएगा। मुफ्त की चीजों कोई अर्थ, देखिए व्यापारी है, व्यापारी व्यापार करता है, उसमें मुनाफा कमाता है, और अगर उसके माध्यम से व्यापारी को यदि सरकार पैसा दे रही है, अगर वो ब्याज के आधार पे दे रही है, ये बातें मैं सहमत हूँ। मैं अपने पूर्व के वक्ताओं से सहमत हूँ, इस पैनल के वक्ताओं से सहमत हूँ कि उन्हें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे राहत मिले, व्यापारी को राहत मिले, उनके जो पेपर्स के डॉक्यूमेंटेशन हैं उनमें राहत मिले, जो पेनल्टीज हैं उनमें राहत मिले। लेकिन अगर उन्हें तत्काल 10,000 रुपए या 3,000 रुपए अगर ऐसे करके अगर पैसा दे दिया जाएगा
तो इसमें कहीं से कहीं तक मैं इसमें सार्थकता नहीं समझता, हमारी सरकार भी नहीं समझती। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, अगर वो बैंकों के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और जी मैं आत्मनिर्भरता के 1 आधार मिनट पे मैं लूंगा, आपको मुझे दूसरे डिबेट में भी जाना है। मैं अनुरोध जी करूंगा जी कि जी मेरा 2 अंशु मिनट जी, करके हमारा हमारा कार्यक्रम यही समाप्त हो रहा है। इसके साथ हम आपको कहेंगे कि हमारा समय भी समाप्त हो चुका है, समय की सीमा है और आप जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ई मंथन कार्यक्रम में आए। इसी के साथ प्रशांत मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे ई मंथन कार्यक्रम में आए, आपने समय दिया। और राजीव गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में भागीदारी निभाई। प्रशांत मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद। और नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगी, उम्मीद पूरी रहेगी कि जल्द ही हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने। इसी के साथ दर्शकों, नमस्कार। अगले रविवार हम दोबारा आपसे मिलेंगे। नमस्कार।